हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने अल्कोहल फिनॉल का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। वहां पर नॉमेनक्लेचर करने के बाद हमने प्रिपरेशन के बारे में बात करी थी कि अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और फिनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। यह सब हमने कवर कर लिया है। बात क्लियर है? तो जब हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल प्रिपेयर हो चुके हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर लेंगे तो उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेंगे कि उनको किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस में यूज किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं स्टार्ट करता हूं कि अल्कोहल्स मेरे किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी रखते होंगे। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर अल्कोहल आर कलर्ड लिक्विड। जो मेरे अल्कोहल होते हैं लोअर अल्कोहल, दैट मींस जिसमें 2 कार्बन हो, 3 कार्बन वाला अल्कोहल हो, वो मेरे कलर्ड लिक्विड होते हैं। बात क्लियर है? बट द हाइयर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर कलरलेस। बट जो हाइयर मेंबर अल्कोहल होंगे वो मेरे कलरलेस होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो प्योर फिनॉल आर आइदर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। वो मेरे कलरलेस लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं मेरे। बात क्लियर है? अगर मैं प्योर फिनॉल की बात करूं तो ये बात हुई हमारे कुछ फिजिकल स्टेट की। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बोला मैंने? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे होंगे तो वहां पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बात क्लियर है? अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो इन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर किसी अल्कोहल में ब्रांचिंग बढ़ रही है, दैट मींस मान लीजिए पहले कोई लीनियर था, फिर एक ब्रांच आ जाए, फिर 2 ब्रांच आ जाए, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम हो जाता है, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वंडरवाल फोर्सेस भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिल्कुल, वंडरवाल फोर्सेस कम हो जाती है, और अगर वंडरवाल फोर्सेस कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अभी आप देख पा रहे हो ब्यूटेनॉल, या फिर मैं बोल दूं ब्यूटेन 1 ऑल देख पा रहे हो। बात क्लियर है? एक आप क्या देख पा रहे हो, दूसरा देखिए आइसोब्यूटेनॉल, या फिर मैं बोल दूं 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कैसे भी देख सकते हैं हम, आईयूपीएसी नेम से या कॉमन नेम से। और एक आप देख पा रहे हो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। बात क्लियर है? ये 3 मॉलिक्यूल आप यहां पर देख पा रहे हो। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो? देखिए, जो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, या मैं बोल दूं ब्यूटेन 1 ऑल है, जो मेरा एक लीनियर है, एक सिंगल चेन में प्रेजेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? देखिए 390 केल्विन है। बात क्लियर है? अगर मैं सेकंड की बात करूं, जहां पर एक ब्रांच आ चुकी है, वहां पर कितना है? देखिए 381 केल्विन है। कितना? 381 केल्विन है। और थर्ड में मैं बात करूं तो वहां पर कितना है? 356 केल्विन है। तो आपने क्या देखा? जो मेरा लीनियर था उसके अंदर कितना था? 390, फिर 381, और लास्ट में आपने देखा 356 हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, और वंडरवॉल डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा ही होगा। बात क्लियर है? याद रहेगी ये बात? आगे देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर much higher than the corresponding aliphatic hydrocarbon and haloalkane and ether। जो मेरा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या बोला मैंने? जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, और ईथर से भी ज्यादा होता है, और हेलो एल्केन से भी ज्यादा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने एक अल्कोहल लिया है, कौन सा? इथेनॉल अल्कोहल लिया है। एक मैंने लिया है ईथर, क्या देख पा रहे हो? मिथॉक्सी मीथेन मैंने एक ईथर लिया है, और एक मैंने लिया है प्रोपेन। क्या लिया है? प्रोपेन लिया है मैंने। बात क्लियर है? तो देखिए, मैं इनके अंदर बात करता हूं, जो मेरा इथेनॉल है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 46। अगर मैं मिथॉक्सी मीथेन की बात करूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 46, और अगर प्रोपेन की बात करूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44। बात क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी कम होगा। बात क्लियर है? दैट मींस जो ये मेरा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर मास तो
कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही आएगा इन दोनों के कंपेयर में। बात क्लियर है? तो देखिए आप क्या देख पा रहे हो, इथेनॉल का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो कितना होगा, 351 केल्विन है। कितना? 351 केल्विन है। अगर मैं इसकी बात करता हूं किसकी, मिथॉक्सीमीथेन की, तो 248 केल्विन है। और अगर प्रोपेन की बात करता हूं तो 231 केल्विन है। तो आपने क्या देखा यहां पर कि जैसे मैं इथेनॉल की बात करूं या मिथॉक्सीमीथेन की बात करूं या प्रोपेन की बात करूं तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का है, फिर ईथर का है और फिर एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है। तो हमने यही बोला था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन भी पढ़ते हैं कि भाई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का इतना कम क्यों हुआ और अल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट अल्कोहल कंटेन ए हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या होता है, अल्कोहल के अंदर एक हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है। और अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो वो अल्कोहल क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल विच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह रहते हैं जो कि ईथर और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में नहीं हो पाता। जैसे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं HOR दे रखा है, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है, फिर वही HOR, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है, फिर HOR। तो आपने क्या देखा यहां पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, या मैं बोल दूं एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। और यह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से अल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर के अंदर और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए हमने बोला कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे, ईथर और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, लाइक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल आर ऑल्सो मच हाइयर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएरीन। क्या बोला मैंने, इसी तरह जिस तरह हमने अल्कोहल की बात करी उसी तरह फिनॉल के अंदर भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे ज्यादा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, या मैं बोल दूं हेलोएरीन से ज्यादा होगा। जैसे मैं बात करता हूं तो आप यहां पर ये देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं C6H6 जो क्या है, एक बेंजीन है। बात क्लियर है? एक मैंने लिया C6H5Cl, दैट मींस एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है और उसके ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है। बात क्लियर है? और अब आप क्या देख पा रहे हो, एक बेंजीन है और उसके ऊपर OH लगा हुआ है, या फिर मैं कह दूं C6H5OH यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यह है बेंजीन, यह है मेरा क्लोरोबेंजीन और यह है मेरा फिनॉल। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कैसे होगी, देखिए अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 353 केल्विन होता है, 353 केल्विन होता है। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 405 केल्विन। और अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 455 केल्विन। बात क्लियर है? तो आपने क्या देखा, यहां पर भी फिनॉल का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि क्लोरोबेंजीन का और बेंजीन का, दैट मींस हेलोएरीन का और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब ऐसा क्यों, बिल्कुल सेम रीजन। क्यों, दिस इज अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल। इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे होता है, ये देखिए एक फिनॉल आप देख पा रहे हैं जिसमें बेंजीन रिंग ऊपर की तरफ है और OH नीचे की तरफ लगा हुआ है। बात क्लियर है? फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से लगा हुआ है। बात क्लियर है? यहां पर एक और क्या प्रेजेंट है, देखिए एक और फिनॉल प्रेजेंट है, फिर आगे एक और फिनॉल प्रेजेंट है और उन दोनों फिनॉल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह आगे देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे भी और दो फिनॉल के बीच में हो सकती है। बात क्लियर है? तो फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है अपने हेलोएरीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। बात क्लियर है? समझ में आया कि किस तरह हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी? तो ये बात थी हमारी बॉइलिंग पॉइंट की कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बात क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटीज का अल्कोहल और फिनॉल के अंदर क्या फंडा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए लोअर अल्कोहल आर हाईली soluble in water due to formation of hydrogen bond between alcohol and water molecule। जो मेरे लोअर अल्कोहल होते हैं, दैट मींस जिसमें कार्बन के नंबर कम होते हैं, वो मेरे वाटर के अंदर हाईली soluble होते हैं। हाईली soluble क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है अल्कोहल और वाटर के बीच में। जैसे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए
एक मेरे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल फिर वापस हाइड्रोजन अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, फिर वो अल्कोहल वापस एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो आपने क्या देखा, एक अल्कोहल और वाटर के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती होगी तो इसका मतलब मेरा कोई भी अल्कोहल जो लोअर अल्कोहल होगा वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बताइए, बिकॉज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द हाइड्रोकार्बन पार्ट, दैट मींस जो अल्काइल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो लार्जर हो जाएगा, बिकम लार्जर। एज द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजेस द हाइड्रोकार्बन पार्ट बिकम लार्जर which affect the formation of hydrogen bond with water molecule। क्या बोला मैंने, हमने यही बोला था कि लोअर एल्केन जो होंगे मेरे, लोअर हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा, लोअर अल्कोहल जो होंगे वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बट अगर आपने मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूलर मास अगर आप बढ़ाओगे तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाने के अंदर दिक्कत हो जाएगी, और अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो वो सॉल्यूबल भी नहीं होगा। बात समझ में आई आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं, देखिए मैंने लिया एक एन ब्यूटाइल, क्या लिया, देखिए एन ब्यूटाइल अल्कोहल लिया मैंने, एक मैंने लिया एन पेंटाइल अल्कोहल। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, कोई भी मैंने ब्रांचिंग कंपाउंड नहीं लिए। एक लिया मैंने एन ब्यूटाइल, एक में लिया मैंने एन पेंटाइल, और एक मैंने लिया एन हेक्साइल अल्कोहल लिया। दैट मींस एक में 4 कार्बन है, एक में 5 कार्बन है, और एक में 6 कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। बात क्लियर है। ये क्या है मेरे, ये मेरे कोई कंपाउंड हो गए, अल्कोहल हो गए। अब मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए एन ब्यूटाइल मेरा 7.9 ग्राम ही क्या होता है, 7.9 ग्राम ही सॉल्युबल हो पाता है। बात क्लियर है आपको यहां तक। और किसमें, 100 ग्राम H2 में, अगर मैंने 100 ml H2 लिया है, फिर 100 ग्राम H2 लिया है, उसके अंदर 7.9 ग्राम ही क्या हो पाता है, सॉल्युबल हो पाता है। एन पेंटाइल की बात करूं तो 2.3 ही रह गया। दैट मींस इतनी कम हो गई है सॉल्युबिलिटी एक कार्बन के बढ़ने से। बात क्लियर है। अगर एन हेक्साइल की बात करूं मैं तो 0.6 ही रह गया है। दैट मींस सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज हो गई। तो हमने क्या बोला था, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ रही होगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा बताइए, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होगा, देखिए बिकॉज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही होगी तो सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला बताइए, इसलिए हमने बोला कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है, समझ में आया आपको। तो देखिए मैं कुछ कंपाउंड की बात करता हूं। मैंने कंपाउंड लिया एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एक मैंने लिया आइसो ब्यूटाइल, एक मैंने लिया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात क्लियर है। ये 4 कंपाउंड मैंने यहां पर ले लिए हैं, और ये क्या है, देखिए इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। क्या इसके अंदर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। बात क्लियर है। तो ये मैंने 4 कंपाउंड लिए। अब मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी की, जो कि ग्राम के अंदर वैल्यू होगी पर 100 ग्राम इन H2O। तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या रहा है, अभी हमने एन ब्यूटाइल के बारे में पढ़ा था कि 7.9 ग्राम ही वो क्या हो पाता है, डिसॉल्व हो पाता है, या मैं बोल दूं सॉल्युबल हो पाता है। अगर मैं आइसोब्यूटाइल की बात करता हूं, किसकी, आइसोब्यूटाइल की बात करता हूं, तो वो आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 10.0 आ रहा है। दैट मींस यहां सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है। बात क्लियर है। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा 12.5 ग्राम, कितना, यहां सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज हो गई है। और अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की मैं बात करूं तो उसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होती है। दैट मींस वो कंप्लीटली ही सॉल्युबल हो जाता है। बात क्लियर है यहां तक आपको। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही थी मेरी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही थी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी। अब क्या हमें ये वैल्यूज याद रखनी है,
नहीं, हमें फैक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? जैसे एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, बट अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हो किसी एक कंपाउंड के अंदर, दैट मींस किसी एक कंपाउंड के ही आइसोमर्स बना रहे हो, ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बात क्लियर है? समझ में है क्यों हो रही है इंक्रीज? ये अगर मैं फिनॉल्स की बात करता हूं तो फिनॉल ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। फिनॉल भी वाटर के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दस फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इज मच लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल, बट फिनॉल की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल से कम होती है। ऐसा क्यों बताइए? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। फिनॉल के अंदर एक लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दैट मींस एक लार्जर बेंजीन रिंग वाला पार्ट होता है, इसीलिए वो मेरे इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते जितने मेरे अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं। बात क्लियर है? और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह फिनॉल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह मैं बात करूं एक और, तो हमने क्या बोला? ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट फिनॉल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। बात क्लियर है? जैसे ईथर हो जाए, अल्कोहल हो जाए, उसके अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर वो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। थैंक यू।